Why is there a need to use skincare products? Pigmentation due to sun damage और other hormonal issues. 12-13 साल के बच्चों की भी मदर्स यही कंसर्न लेके आ रही हैं कि पैचेस एंड ऑयली स्कैल्प एंड लॉट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबम प्रोडक्शन है. हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो ये रिफाइंड फूड से इम्बैलेंस होते हैं. शुगर, डेयरी, ग्लूटेन, चीनी अगर छोड़ दी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया. मुझे लगता है कि स्किन केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप टोनर है. People underestimate sunscreen a lot. Sunscreen is highly underrated. If you have acne inflammation, then you should use product like first 40 days oil massage बच्चों को नहीं करनी चाहिए. Hi everyone, welcome to the Ayush podcast. इंडिया में पिछले 5 साल में स्पेशली D2C इंडस्ट्री में ना बहुत बूम आया है और हमने देखा है कि शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स और अन्य इन्वेस्टर्स के थ्रू लोगों ने बहुत फंड रेज किया है. बट आज की कहानी बहुत अलग है. आज हम एक ऐसे फाउंडर के साथ हैं जो फंड रेज में थोड़ा कम बिलीव करते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं. दूसरा, आज हम स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे और स्पेशली फॉर फीमेल्स दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि फीमेल्स आर ऑलवेज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वो हमेशा ना अपने नॉलेज को इंक्रीज करने में बिलीव करती हैं. एंड फॉर मेल्स इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, something excited. So stay tuned till the very end. Hi Supriya, hi, how are you doing? Hi, thank you for having me. Thank you for coming and let's get started. सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में ये आता है कि why is there a need to use skincare product? आपके शरीर का सबसे बड़ा organ, the biggest organ in your body is your skin. So if you take care of your eyes, your lungs, your heart, then why will you not take care of your skin? So skincare is important because you have to take care of the biggest organ in your body. I buy that. But when it comes to the psychological benefits, आज आप अगर मान लीजिए तैयार होके मेकअप करके थोड़ा टचअप करके बाहर निकलते हो तो उससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? दैट्स प्योरली साइकोलॉजिकल. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज अ फीमेल, जो लड़कियां एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है या उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं साइकोलॉजिकल, व्हाट आर दोज थिंग्स? बिकॉज आई ओनली हैव ऑब्जर्व्ड अ फ्यू, लाइक आई सेड, कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड लुकिंग गुड, यू नो, ऑल दैट. सो व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हाई स्पेशली वुमेन अप्लाई अ लॉट ऑफ स्किन केयर? सो स्किन केयर सिर्फ एक obviously you're taking care of yourself and you're taking care of your body, but स्किन केयर एक अलग डोपामिन रिलीज भी देता है. जब वैसे भी यू डू एनीथिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ़ यू गो टू स्पा, अगर आप पार्लर जाके भी अपने आप को पैम्पर करते हो, सो स्किन केयर एक एवरीडे रिचुअल ऑफ पैम्परिंग योर सेल्फ है. सो आप किसी भी तरह अगर अपने आप को पैम्पर करते हो, यू रिलीज दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, दैट डोपामिन रिलीज इज देयर. सो जब आप अपनी स्किन केयर कर रहे हो, यू गिविंग दैट 5 to 7 minutes of your me time, personal time. So जब मैं मेरी स्किन केयर कर रही हूँ तब मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे स्किन प्रोडक्ट्स हैं. एंड इट्स जस्ट मी एंड माई मिरर. दैट्स व्हेन मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं अप्रिशिएट अगर अपने आप को कर रही हूँ. सो दैट्स माई टाइम विच आई एम गिविंग टू माई सेल्फ. सारा दिन यूर बिजी विद योर वर्क, अपने बच्चे, अपना काम है. अगर वो स्किन केयर, अगर आपको 10 मिनट की सेल्फ केयर अगर आपको आपके लिए वो टाइम दे देती है, दैट यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ एंड eventually improve the quality of your skin and, you know, slow down aging and deal with your acne or marks, अपने आप को और attractive, जो कि आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही, because eventually by the end of the day you look at yourself in the mirror and appreciate. So why not? Absolutely, why not? And I think इसके साथ साथ अपना एक स्लो जो प्रोग्रेस मिलती है ना, इसके साथ साथ जो डे टू डे आप ऑब्जर्व करते हो, Exactly. आई थिंक दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज आल्सो देयर, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट इज देयर, कि आपने हर दिन अपने स्किन को और इफेक्टिव और बढ़िया बनाया है. ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज तो स्किन केयर इज जस्ट लाइक, यू नो, जैसे अगर आप जिम जाते हो, किसके लिए जाते हो? अपनी सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं जाते, एक पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हो, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के लिए जाते हो. सो वो 1 घंटे का जिम और वो 5 मिनट का स्किन केयर इज दैट dose of happiness. That dose of happiness. Beautifully said. Yeah. Moving on, I want to understand जितने भी सबसे ज़्यादा, since you are
कितना एक लगभग एक डेकेड होने वाला है आपको स्टार्ट Yeah. किए हुए, राइट? Yeah. एंड Wow, it sounds so good. sounds so Decade. amazing actually. Yeah. This many years of experience, learnings, all that. So with this almost a decade of experience, आपने सबसे ज्यादा common issues क्या देखे हैं females को face किए हुए, और कुछ rare भी हो सकते हैं, तो you can share those rare experiences as well, and as well as the most common ones. Okay. So इंडस्ट्री में सबसे कॉमन कंसर्न्स जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं कि एक्ने है, फिर एक्ने के बाद आते हैं कि एक्ने मार्क्स हैं, पोस्ट एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन ड्यू टू सन डैमेज और अदर हार्मोनल इश्यूज, एंड सो एक्ने हो गए, फिर मार्क्स, स्कार्स, पिगमेंटेशन, ये कैटेगरी हो गई. फिर आती है सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कैटेगरी है अंडर आई बैग्स, पफिनेस, डार्क सर्कल्स एंड हॉलोनेस. एंड फिर आपकी कैटेगरी आती है हेयर, विच इज़ हेयर फॉल एंड हेयर फॉल एंड देन डैंड्रफ. इस टाइम सबसे ज़्यादा पीक पे जो कंसर्न चल रहा है वो है साइबोरिक डर्मेटाइटिस, विच इज़ के बहुत डैंड्रफ है. 12-13 साल के बच्चों की भी मदर्स यही कंसर्न लेके आ रही हैं कि पैचेस इन ऑयली स्कैल्प एंड लॉट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबम प्रोडक्शन है. सो dandruff is one concern which is right now at peak apart from hair fall, and dandruff automatically hair fall leke apne sath aati hai. So these are the core concerns, plus aging, fine lines and aging. Yeah, these are the core concerns that come to us. Any rare, like I said, ke aajkal concerns aa rahe hain for dandruff सिर्फ एक नॉर्मल डैंड्रफ की तरह कंसर्न्स नहीं है, विच इज़ कि बस स्कैल्प में ड्राइनेस और डैंड्रफ है. देर आर एक्जिमा, साइबोरिक डर्मेटाइटिस एंड लॉट ऑफ अदर scalp related concerns and issues which are coming, which are increasing. Eczema इस time बहुत बड़ा एक concern है, not just on scalp but on body. आजकल लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर बैरियर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. आई एम श्योर यू विल अग्री विद दिस थॉट कि पहले ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले, जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनको स्किन केयर के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था, ना उनको ज़्यादा पता था, या इतने ब्रांड्स थे मार्केट में, यू नो, देयर वाज नीदर द डिमांड नीदर द सप्लाई ऑन अ बिग लेवल, ऑन अ लार्ज लेवल. तो अब वो जो जनरेशन थी उनमें प्रॉब्लम्स भी कम थी, पॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, यू नो. आप टियर 2 में रहते थे ज़्यादातर, टियर 1 में लोग कम आते थे, जो आते थे फिर काम करके वापस भी चले जाते थे, ऐसा देखा जाता था. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्यों बढ़ती जा रही हैं, इनके मेजर रीजंस क्या हैं. जैसे आपने बताया, जो कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन आपने लिस्ट डाउन की, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ पॉल्यूशन है या फिर और भी चीज़ें हैं? इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, पोल्यूशन तो है ही है, प्लस आवर डाइट, हम खाने क्या खा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल्स वी आर कंज्यूमिंग, प्लस द फास्ट फूड which जो increase होता जा रहा है, increase of sugar intake and increase of मैदा इतना खाया जा रहा है. पहले कहाँ ये बाहर के पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंड अमाउंट ऑफ शुगर कंजम्पशन होती थी, अब वो बहुत बहुत बढ़ती जा रही है. Blinkit, Zomato, everything is at your click. Yeah. And this is accessible to even kids. So उसकी वजह से जो हमारी डाइटरी चेंजेस जो हमारे आ रहे हैं हमारी जनरेशन के, जो कि ये यूएस में आया था एक फेज जब ओबेसिटी यूएस में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया. इट्स स्टिल प्रेवलेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज, बट वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर नाउ फोकस्ड ऑन healthy foods and right kind of oils, and जो फूड चेन वहाँ नहीं डेवलप हो रही है, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस. बट इंडिया में वो ट्रेंड आ रहा है, बट इतना ज़्यादा एक्सेप्ट अभी नहीं हो रहा. As a founder and with that many years of experience, I want to know something quite personal. That is कि आपका खुद का स्किन केयर रूटीन क्या है, and in the last 10 years, 15 years आपने अपने डाइट में क्या चेंजेस किए? So मैं शुगर बिल्कुल ना के बराबर लेती हूँ. माई शुगर इनटेक इज़ ऑलमोस्ट मिनिमल, एंड डेयरी ऑल्सो आई अवॉइड एज मच एज आई कैन. वैसे भी मुझे डेयरी थोड़ा एलर्जी दे देता है, बट whenever I take a lot of dairy, it triggers my acne. So मैं ये समझती हूँ कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना. सही. And I avoid taking dairy.
preferably in all forms. And हमारे जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं वो ये रिफाइंड फूड से इम्बैलेंस होते हैं. शुगर, डेयरी, ग्लूटेन, आई वोंट काउंट ग्लूटेन बट मेनली शुगर एंड डेयरी एंड रिफाइंड फ्लोर, ये सारे आपके हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और ये आपके बॉडी पे, आपकी शक्ल पे, आपकी बॉडी पे, आपके बालों पे इम्पैक्ट दिखाते ही दिखाते हैं. सो शुगर इज़ द बिगेस्ट एनिमी दैट आई फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बॉडी इंटरनली. मतलब आप हेल्थ वाइज ले लो, आपकी योर हार्ट हेल्थ, योर डायबिटीज़, इन एवरी वे आई थिंक चीनी अगर छोड़ दी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया. Okay. And what about the skincare routine? Yeah, so if you talk about my skincare routine is quite extensive because मैं सिर्फ अपने products नहीं लगाती हूँ, मैं दुनिया भर के products खरीदती हूँ, try करती हूँ, experiment करती हूँ, so that I can create something nice and better for people. Learning curve as well. Yeah, that's my learning curve. Yeah. So experimentation, so I do a lot of experimentation जो कि कभी मेरी skin पे negative impact भी देती है and positive भी देती है. So if you talk about my skincare routine, I cannot do without double cleansing. एक oil cleanser, उसके बाद face wash, and Indulgio में वो दोनों available हैं. Because oil cleansing की routine से मैंने सिर्फ अपनी skin नहीं, मैंने अपने बच्चों को भी ये habit डाली है. And if I compare my kids with other children of their age, they have less of blackheads and whiteheads and skin congestion क्योंकि वो double cleanse करते हैं. And then a toner depending on what is my current season, skin type क्या है. I definitely use a toner. कई लोग बोलते हैं कि toner एक fad है, toner is not needed, but मुझे लगता है कि स्किन केयर का सबसे important step toner है. बहुत सारे dermatologists are anti toner कि toner कुछ नहीं है, but I would say कि toner पीछे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि आजकल तो आपके फेस वॉशेस जो हैं वो करेक्ट पीएच के हैं, तो आपको टोनर की अब ज़रूरत नहीं है. जब आपको अपना पीएच करेक्ट करना होता था तो आपको टोनर की ज़रूरत पड़ती थी. राइट, आपके फेस वॉशेस का पीएच ठीक है, बट जिस पानी से आप उस फेस वॉश को रिंस कर रहे हो उसका पीएच क्या है आपको नहीं पता. सो टोनर यू नीड इट टू फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस योर स्किन्स पीएच. आपकी स्किन का पीएच बैलेंस होगा तो उसके बाद लगने वाले सारे प्रोडक्ट्स बेटर काम करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना मुंह धोया है और आपने अपना स्किन का पीएच डिस्टर्ब किया है एंड देन आप टोनर स्किप कर देते हो और आप एक्ने प्रोन स्किन हो और आपको लो पीएच का कोई प्रोडक्ट लगाना है, मे बी लाइक सैलिसिलिक एसिड और AHA और BHA, आप ऑलरेडी अभी आपने अपना पीएच स्किन का इंक्रीज किया हुआ है विद द वाटर यू हैव वॉश्ड योर फेस विद, आपने उसको बैलेंस नहीं किया और आप लो पीएच का प्रोडक्ट लगा रहे हो. जब आप लो पीएच का प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपका पीएच ऑलरेडी हाई है और लो, तो वो उसका पीएच कहीं मिडिल में ले आएगा, बिकॉज इट विल ब्रिंग डाउन द पीएच टू समवेयर मिडिल. जिस प्रोडक्ट को जिस तरीके से किस पीएच पे फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा. सो योर टोनर इज योर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड so that all the products that you use after it works better. Got it. आपने पीछे and then so my skincare is not over. I use my toner and then I use a water based product. कोई सीरम हो गया, जैसे I use my hyaluronic acid and Indulgio के hyaluronic acid में it's a multi molecular hyaluronic acid, तो उसमें ओलिगो लेवल से लेके मिड लेवल तक का hyaluronic acid है जो कि आपकी स्किन के अलग अलग लेयर्स में जाके डिपॉजिट होता है. So because it's going in every layer of the skin, it's working on every layer of my skin. So molecule size in the ingredient matters. Then I switch on to an active. My active mostly is retinol. And retinol मेरी skin में अच्छा सूट करता है. I am at a progressive stage of मैं अब starter level retinol पे नहीं हूँ. I am at a stronger potency of retinol. So yes, I use a retinol. And if I want to club it with another active like a peptide or something, I add on to that. I finish my skincare with the barrier repair moisturizer or a face oil. Face oil भी आपके barrier को protect and repair करता है and ceramide based moisturizer भी मेरी skin को repair और protect करेगा. So
इफ आई एम डूइंग एनी एक्सफोलिएंट इन द बिगिनिंग, अगर मेरे टोनर में एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है या मैं कोई विटामिन सी या कोई इनिशियल में कोई एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, तो लास्ट स्टेज में मेरी स्किन में बैरियर रिपेयर ज़रूर रहेगा, बिकॉज मेरे को अपने बैरियर को, अगर मैं सिर्फ एक्सफोलिएट करती रही और रिपेयर नहीं किया तो इवेंचुअली स्किन सेंसिटिव होती जाएगी. ओके आपने बीच में रेटिनॉल की बात की और आपने कहा कि आप हाई पोटेंसी के रेटिनॉल को यूज़ करते हो. व्हाई सो एंड इज इट फॉर एवरीवन? नहीं, सो यू शुड ग्रेजुएट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. सो initially what I launched was retinol lenoliate. Lenoliate derive होता है लिकोरिस से, और रेटिनॉल का जो एस्टर है, तो कॉम्बिनेशन, इट वर्क्स ऑन एंटी एजिंग प्लस ब्राइटनिंग. सो सबसे पहला स्टेज ऑफ रेटिनॉल है रेटिनाइल एस्टर. रेटिनाइल एस्टर के बाद आप ग्रेजुएट करते हो रेटिनॉल पे, रेटिनॉल के बाद आते हो आप रेटिनाल पे, रेटिनाल के बाद आते हो आप रेटिनोइक एसिड पे. फ़र्क ये है, जो आपका रेटिनाइल एस्टर है वो 3 स्टेजेस में ब्रेक होके इवेंचुअली रेटिनोइक एसिड ही बनता है. बट क्योंकि उसको स्किन में अब्जॉर्ब होता है, आपके एंजाइम्स के साथ काम करता है, आपके एंजाइम्स उसको ब्रेक करते हैं. बिकॉज योर एंजाइम्स आर ब्रेकिंग इट, द प्रोसेस इज स्लोअर, द रिजल्ट्स आर स्लोअर एंड इट्स कंपैरेटिवली लेस पोटेंट, जो कि एस्टर हुआ. एस्टर के बाद जब आप रेटिनॉल लगाना शुरू होते हो, रेटिनॉल भी 2 स्टेजेस में ब्रेक करता है. सो वो रेटिनॉल जो है एस्टर से थोड़ा सा और पोटेंट हो गया. देन कम्स रेटिनॉल, अगेन वो 1 स्टेज में ब्रेक हो रहा है, इट्स मोर पोटेंट, एंड रेटिनोइक एसिड इज मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड. सो आई एम नाउ नॉट यूजिंग अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, बट आई यूज अ रेटिनॉल, द थर्ड स्टेज रेटिनॉल. गॉट इट. इससे पीछे आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं खाते, लाइक यू मेंशन अबाउट शुगर एंड यू नो अदर थिंग्स एज वेल. आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्या आपने कभी कोई पीछे फूड एलर्जन टेस्ट करवाया है, या कोई ऐसा स्किन का भी टेस्ट है जिससे लोग अपने स्किन एलर्जन टेस्ट करवा सकते हैं कि उनको पता चले कि कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए इफेक्टिव नहीं है या वो यूज़ ही नहीं कर सकते? यू टॉक अबाउट फूड बीइंग कि नहीं यूज़ कर सकते. सो यस, मैंने एक स्टेज पे मुझे स्किन एलर्जीज हुई थी. सो आई गॉट माई एलर्जन टेस्ट डन, जिसके अंदर मुझे एलर्जी फ्रॉम मिल्क, वॉलनट एंड लेमन निकली थी. एंड कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके बॉडी के कुछ ट्रिगर करती हैं, यू कॉल इट योर हार्मोन ट्रिगर, और आपके कुछ रिसेप्टर्स को ट्रिगर करती हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक ऑटो इम्यून जैसे रैशेज और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. सो फॉर दैट रीज़न आई गॉट इट टेस्टेड. बट देर आर टाइम्स इवेंचुअली यू ग्रो आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. लाइक ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी दूध से एलर्जिक रहूँगी या मैं नींबू से एलर्जिक रहूँगी. It can be temporary also, that maybe there's a phase that you're having those allergies, and there are a lot of times कि environmental disruptor आपके आसपास, पोलन है, आप देखोगे कई लोगों को पोलन में एलर्जीज बढ़ जाती हैं. जब पत्ते झड़ रहे होते हैं उस टाइम पे लोगों को आँखों में एलर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं. So there are a lot of environmental disruptors जो कि आपके complementing with your food irritate करते हैं. Do you think people underestimate sunscreen a lot? Sunscreen is highly underrated अभी तक हमारे देश में तो. And there are a lot of negative content also made around sunscreen, but sunscreen में क्या जा रहा है और कितना जा रहा है really matters. Like if you talk about kids, like लोग बोलते हैं mineral based sunscreen बच्चों के लिए यूज़ करनी चाहिए, but I always say mineral नहीं, zinc based. I do not recommend a titanium based sunscreen for kids. That's my own logic. But if you talk about zinc based sunscreen is what I recommend for children, because वो आपके blood stream में absorb नहीं होती हैं, और जो आपकी mineral based sunscreen होती हैं they create a coating on your skin and वो white reflect करती हैं. So they reflect the light. If you talk about chemical based sunscreen, worldwide OMC is a widely used ingredient in sunscreen, but बहुत countries में वो ban होना शुरू हो गए. तो जो negative terms of sunscreen use होते हैं कि it's a hormonal disruptor and all that, वो OMC and everbenzone की वजह से बोले जाते हैं. but वो जो hormonal disruptor हैं वो ingredient नहीं है, but वो ingredient कितने percentage में use हो रहा है. because problem क्या है, regulation की.
इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर एक इंग्रेडिएंट की रेगुलेशन है कि इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होना, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट वो चेकिंग और मार्किंग in our country is not there. Like, but these ingredients are being banned in some parts of the world क्योंकि वो कोरल ब्लीच कर रहे हैं एंड प्रेगनेंसी में नहीं सजेस्ट की जाती केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन बिकॉज उनके ऊपर क्या स्टडीज़ या क्या रिसेप्टर कम्युनिकेशन पहुंच रही है या अब्जॉर्ब जो बॉडी में हो रहा है उस पे हार्मोन पे क्या डिस्ट्रप्शन हो रही है उसकी स्टडीज़ अभी वीक हैं. But the new gen filters that are coming in the market, which are now developed, they do not interfere with your receptors and they do not disrupt your hormone. जैसे कि अभी BSF is a very renowned ingredient manufacturer. Tinosorb M, Tinosorb S, Uvenol A2B, Uvenol Uvisorb 1, sorry T150. ये सारे आप की ingredients देखोगे बहुत सारी यूरोपियन और कोरियन सनस्क्रीन्स में. These are right now considered safe filters. There is all these brands, especially made in Korea, they are claiming that their chemical sunscreen is pregnancy safe. Why they are claiming? Because these filters are not interfering with your hormones. So hence it's safer and better. Okay. So I'll be asking you a few keywords like skin-based problems, and I want you to answer with respect to what products needs to be used in order to cure, right? Starting with acne and inflammation. What do you think is the right product for that? Starting with, if you have acne inflammation, then you should use product like salicylic acid and niacinamide. Pigmentation and dark spots. Pigmentation and dark spots के लिए retinol works. There are a lot of peptides that work. For pigmentation, you can use products like vitamin C, ferulic acid, जो कि आपके antioxidants हैं. Pigmentation को prevent करने के लिए आप sunscreen ज़रूर लगाएं and sunscreen में भी थोड़ा percentage of antioxidants होना ज़रूरी है. Glutathione right now is very big with pigmentation and not just application orally and IV also. It's doing pretty well, but again right percentages. So these are great products for pigmentation. Okay. Okay. What about hair fall and for hair growth? So hair growth और hair fall के लिए initially जो मैंने launch किया था, it was a whole lot of blend of essential oils and herbs, and it worked wonders. I would say wonders for a lot of people. It has treated so many people's alopecia also. But हमने एक trend देखा market में कि people really want to use product that are science backed, जिसके पीछे science है. So हमने क्या किया, हमने उसी blend को जिसने इतने powerfully काम किया है, we combined it with ingredient that are science backed. So हम right now we are using Procapil and copper peptides for hair growth. There are ingredients like Redensil that is amazing for hair. So why we are not using Redensil? Because the benefit of the essential oils with Procapil, the results came out better instead of Redensil for us. So आप सिर्फ इंग्रेडिएंट पे नहीं फोकस किया करो, आप कॉम्बिनेशन पे भी फोकस किया करो. कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट किसी के कॉम्बिनेशन के साथ वो सिंगल हैंडेडली उसका पावर ज़्यादा होगा, बट आप किसी के साथ कंबाइन करते हो तो वो उसका पावर लो कर सकता है. सो द मेजर ingredient that we use in a hair vitalizer is rosemary. We use the rosemary hydrosol as well as essential oils and extract in all three form. And we have seen drastic result with rosemary in our clients when it comes to hair growth and reduction of hair fall. Our purpose of adding Procapil and copper peptide to our hair product was, जो Procapil है वो आपके follicle की thickness बढ़ाता है. So आपकी hair की anti-aging प्रोडक्ट है, आप उसको एक हेयर का एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट की तरह ट्रीट कर सकते हो. सो बिकॉज इट्स एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट फॉर योर हेयर फॉलिकल, वो आपके हेयर फॉलिकल्स की एजिंग रिड्यूस करता है, आपके फॉलिकल का हेयर साइज बढ़ाता है. सो द नेचुरल ब्लेंड इज हेल्पिंग विद द हेयर ग्रोथ, बट वो रोजमेरी वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द हेयर फॉलिकल. अब हेयर फॉलिकल का साइज हम प्रोकैपल से बड़ा कर रहे हैं जिससे कि आपका नए बाल थिक हुए.
And same studies are for copper tripeptide 1, that it increases the size of your hair follicle. So eventually your density increases and your hair that grows out are thicker. टेल मी दिस, आपने 3-4 प्रोडक्ट्स की बात की, किस प्रोडक्ट को अगर इसका एक रूटीन बनाया जाए फॉर समवन हु कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इट, वो कैसे बनेगा? So every person has a unique routine. सबकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, कौन ऑयली है, कौन ड्राई है, किसको एक्ने है, किसको पिगमेंटेशन है. लाइक देयर आर सो मेनी कंसर्न्स आउट देयर. There are multiple routine depending on the concern. But the key ingredients that should be in everyone's skincare routine is repairing their barriers and balancing their oils and hydration. ये 3 चीज़ों का आपकी स्किन केयर रूटीन में होना ज़रूरी है. एंड फॉर द हेयर केयर? For hair care, if you're looking for hair fall and hair growth products, then there are multiple hair protecting ingredients in the market. ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा minoxidil पे switch कर जाएं. You can start with these starter ingredients like Redensil, Procapil and Anagen, and even a basic rosemary based ingredient that can help you with your daily needs of your hair. And dandruff है तो dandruff based. So again, everything is concern based. So if somebody has no concern, मैं from my brand and they say कि हमको कोई general hair health के लिए product चाहिए, so I recommend a rosemary and a rice water hair mist because it has rice peptide, and rice आपको पता है generational hair health के लिए and skin health के लिए, Chinese medicine, even Korea and Japan, everywhere rice is one of the best known ingredient, fermented rice and rice peptides for hair. Combined it with rosemary is what I recommend for general hair growth. वो आपके hair को soft, shine and basic scalp health पे काम करता है. Makes sense. Up next is talk of the town, which is anti-aging and skin rejuvenation. उसके लिए क्या products use करें? So anti-aging, सबसे बड़ा hero anti-aging में retinol है. And then peptides, बहुत different type के peptides आते हैं जो कि आपके hair growth के लिए अलग peptides आते हैं, acne के लिए अलग peptides आते हैं और anti aging के लिए अलग peptides आते हैं. Hexatripeptide 14 है, hexapeptide, oligopeptides, multiple peptides are there which work on your skin aging. Again, they communicate with your different kind of receptors and they work on your skin, जो आपके सिग्नल देता है आपके ब्रेन को कि इस जगह पे स्पीड अप करनी है हीलिंग, यहाँ पे कोलाजन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. एंड देन द न्यू ट्रेंडिंग न्यू एज इंग्रेडिएंट राइट नाउ इज PDRN. ये क्या है? PDRN इज डिराइव्ड फ्रॉम salmon sperm, जो इनिशियली था. अब इट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम प्लांट्स. salmon sperm से डिराइव किया जाता था और ये इनिशियली सिर्फ एस्थेटिशियंस यूज करते थे इंजेक्टिंग इन द स्किन टू बूस्ट कोलाजन. बट नाउ बिकॉज द लैब्स आर एबल टू रिड्यूस द मॉलिक्यूल साइज एंड जो प्लांट डिराइव्ड है उसका एनीवे मॉलिक्यूल साइज salmon sperm से ज़्यादा छोटा है, सो पेनिट्रेट बेटर करता है एंड व्हेन इन अ बॉटल्ड फॉर्म अगर आप हाई मॉलिक्यूल प्रोडक्ट यूज़ करो तो आपकी स्किन के टॉप लेयर पे बैठता है, बट जैसे उसका मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है वो डीपर और बेटर पेनिट्रेट करके अंदर से काम करता है. सो दैट्स वन प्रोडक्ट दैट कम्युनिकेट विद योर एडिनोसिन रिसेप्टर्स, आपके A2A रिसेप्टर के साथ कम्युनिकेट करता है. उसका भी काम है कि ब्रेन को सिग्नल देना कि आप यहाँ पे कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपनी स्किन यहाँ पे स्किन वीक हो रही है, इसको सपोर्ट दो. So it boosts the overall health of your skin, and because वो collagen production बढ़ा रहा है, it deals with lot of other problems like pigmentation reduce होगी, skin plump होती है. Same goes for if you talk about anti-aging, the new ingredient that's going to trend in the market are exosomes, जो कि आप basic for example आप एक इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो सिंटेला फॉर हीलिंग योर स्किन एंटी इरिटेंट के लिए. अब लैब में उस सिंटेला के एक्सोसोम जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगेन विद दे कम्युनिकेट विद योर रिसेप्टर्स. आजकल जो साइंस हो रही है वो कम्युनिकेटिंग हो रही है कि जो इंग्रेडिएंट आपके सेल्स को मैसेज पहुंचा सके कि करना क्या है.
that's what's going to develop. और कोरिया में I've recently been there. What they're making sure is कि जो वो ingredient तो उन्होंने इतना महंगा बना लिया, अब उसको काम कराने के लिए deeper penetrate भी कराना है, targeted delivery भी करानी है. So the combination of exosome with encapsulation with low molecule ingredient, nano emulsions, creating the entire delivery system, पूरा process बना लिया कि ये product, ये ingredient ऐसे काम करेगा कि यहाँ जाके ये काम करेगा. So the जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन रहा है इन स्किन केयर इंडस्ट्री, दैट इज गोइंग टू चेंज स्किन केयर इंडस्ट्री बिग टाइम. अभी पीछे क्या ट्रेंड आया था, ये बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये अपने बेस में डाल दो, बेस फॉर्मुलेशन में, और इसको सेल आउट कर दो. बट ये नहीं कोई सोच रहा था कि उससे काम कैसे कराना है इंग्रेडिएंट से. वो आपके डीपर लेयर में पहुंच के करेगा क्या, हाउ विल इट रीच द सेलुलर लेवल, के वो सेलुलर लेवल पे रिसेप्टर से कम्युनिकेट करे, आपकी सेल से बात करे और आपके बॉडी में काम करे. हाइलुरोनिक एसिड 6-7 साल पहले इस लेवल पे ट्रेंड पे गया था, बट किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा मॉलिक्यूल साइज का हाइलुरोनिक एसिड तुम यूज कर रहे हो. बस स्किन ऊपर से इतनी शाइनी होती थी, हाई डाल्टन्स के मॉलिक्यूल लेवल के हाइलुरोनिक एसिड लगाते थे जो सिर्फ एक ऊपर की लेयर को हाइड्रेट करते थे. नाउ पीपल कंबाइन देयर फॉर्मुलेशन विद स्पेशली लो मॉलिक्यूलर एक्टिव्स सो दैट वो डीपर पेनिट्रेट करके काम करें. So exosomes, and the new name that you will hear in the market is NAD, जो कि again is a very strong anti-aging ingredient. What about dark circles and puffiness around eyes? So dark circles ना एक बहुत ही loosely used word है, क्योंकि कई बारी dark circles होते नहीं हैं बट लोग complain करते हैं मुझे dark circles हैं, मुझे dark circles हैं. एक तो इंडियन स्किन में और इंडियन फेशियल स्ट्रक्चर में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ईजिली फैट लूज करते हैं अपनी आंखों के नीचे से. व्हेन वी लूज फैट, हमारी आंखें थोड़ी सी अंदर जाती हैं, दे कॉज संकन आइज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु से वी हैव डार्क सर्कल, दे डोंट हैव डार्क सर्कल, दे हैव संकन आइज, क्योंकि आपकी आइज अंदर को घुस चुकी हैं, आंखों के नीचे स्किन पतली है, एंड बिकॉज दैट स्किन इज थिन, so आपकी जो inner veins and everything है, they are more visible, and because of the reflection of the light and eyes being inside, वो डेप्थनेस की वजह से वो डार्क सर्कल ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं जितने होते नहीं हैं. Wow, that's an eye-opening. Yeah, it's mostly hollowness of the eyes that look like dark circles. Dark circles is a normal phenomena जो कि आपको टायर्डनेस, स्लीप डिप्रिवेशन, डाइट, लो ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द आइज, इन सब रीज़न की वजह से होते हैं. बट इन मोस्ट केसेस दैट लिटिल बिट ऑफ डार्क सर्कल्स अलॉन्ग विद संकन आइज एंड हॉलोनेस ऑफ द आइज ज़्यादा डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं. Interesting. What about the dehydrated skin? What about the dehydrated skin? Like what can one use to So dehydrated skin के लिए you can use again hydrating ingredients, बहुत सारे अच्छे good quality के emollients and humectants आपकी skin care, आपके moisturizers में already होते हैं. Again, hyaluronic acid is one form of such. Right molecule size depending on what you want to hydrate. Are you just looking to hydrate the top layer of your skin, or you want multi-layer hydration? And then ceramides, they repair your skin well, क्योंकि वो आपकी स्किन को रिपेयर कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल, अलॉन्ग विथ फैटी एसिड्स. तो हाइड्रेशन सिर्फ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट से नहीं आती, हाइड्रेशन मिक्स ऑफ वाटर एंड ऑयल फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स से भी आती है. थैंक यू फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. मूविंग ऑन, मैंने एक चीज़ हम लोग सब जानते हैं जो हमारी एंशंट आयुर्वेदा बताता है और हमेशा वो एम्फेसाइज करता है कि आप अपने गट हेल्थ पे ध्यान दो, राइट? उससे आपके चेहरे पे भी निखार आएगी और आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे. ये हमने हमेशा सुना है, राइट? मॉडर्न डे वी हैव स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वी हैव लॉट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. सो एक कैसे इसको इंटीग्रेट करके एक लाइफस्टाइल बनाया जाए, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ फीमेल्स यूज स्किन केयर प्रोडक्ट्स बट उतना इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज देयर डाइट इज बहुत बेकार. सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब जहाँ पे एक बैलेंस रहे हमारे पुराने एंशिएंट आयुर्वेदा विजडम का और मॉडर्न डे साइंस बैक्ड प्रोडक्ट्स का? सो यस, आपका गट इज योर सेकंड ब्रेन.
जब कभी कोई स्ट्रेस होता है, दिमाग में स्ट्रेस है, बट आप देखोगे आपके स्टमक कभी अपसेट हो जाएगा, घबराहट सी होगी, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. सो वो सारी जो चीज़ें स्टमक एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो आपका सेकंड ब्रेन है, जो आपके ब्रेन में हलचल चलती है वो सब आपके गट में रेप्लिकेट होती है. आप स्ट्रेस लोगे, आपका सिर्फ ब्रेन पे इफेक्ट दिमाग पे नहीं आता, आपके गट पे साथ में आता है. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ, either you take stress or you don't eat well, सिर्फ खाना गट पे इफेक्ट नहीं करता, आपका लाइफस्टाइल, आपका घूमना फिरना सोना, सब कुछ आपके गट पे इफेक्ट करता है. एंड टू कीप योर गट हेल्दी, इट्स नॉट जस्ट what you eat but how you live, your sleeping habits, your mental health, everything, your stress levels, everything has to be balanced. क्योंकि जो आपका गट फील कर रहा है वो सबसे पहले आपके चेहरे पे दिखेगा. आप स्ट्रेस्ड हो, आपके फेस पे दिखेगा. और वो सारे जो हार्मोन्स हैं, दे योर स्किन is the most visible organ. So whatever is happening in your brain and your gut, the first place it will show is your skin. Okay. So taking care of your gut by taking right kind of diet. If आपको पता है, हमारी दादी नानियाँ हर रोज आपके लंच बॉक्स में, टिफिन में अचार जरूर होता था. अभी आप गॉन टू कोरिया, I've seen वहाँ पे किमची, kimchi is there in with every meal they'll serve you kimchi. Wow. पहले हम लोग नींबू का अचार, सिरके वाले प्याज, these were everyday routine prevalent in our diets. अब धीरे धीरे हम लोग ये अचार का ट्रेडिशन ये सब कम करते जा रहे हैं. बाकी कंट्रीज, बाकी कल्चर्स अपने बेसिक्स को अपने साथ लेके चल रहे हैं, which we are not doing it. And those fermented foods, they keep your gut health better. बहुत हम घर में जो दही जमाते हैं वर्सेस जो बाजार में प्रोसेस्ड जमी हुई दही मिलती है, उससे इट्स बेटर जस्ट टू वो फर्मेंट दैट कर्ड इन योर हाउस. और अपनी छाछ जो स्कूल से आया करते थे, और वो मम्मा छाछ बना के रखती थी कि गर्मी है, पेट में गर्मी हो जाती है. सो all those fermented foods are very, 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 very important in our diet, because those fermented food keep the enzymes and bacteria in your gut doing well, and that reflects on your skin. So thank you for highlighting that. I think वो तो फेड होता जा रहा है हमारे कल्चर से कहीं ना कहीं. कल्चर से exactly. पीछे आपने बात की थी ग्लूटाथियोन की. मुझे लगता है कि ये इंडिया में अचानक इसका भी एक राइज हुआ है, अचानक बहुत लोग इसको यूज़ करने लग गए. इसके पीछे का क्या रीज़न है, और इसके क्या ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि लोग इसको डे टू डे लाइफ में हर दिन रूटीन के साथ यूज़ कर रहे हैं? हर एक इंग्रेडिएंट का एक फेज आता है. एक टाइम पे विटामिन सी का भी फेज आया था. ग्लूटाथायोन इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट. सो इट्स जस्ट व्हाट मार्केट इज प्रमोटिंग, उस पर डिपेंड करता है कि आउटसाइड कल्चर में क्या चल रहा है. और विटामिन सी इज a very good antioxidant. Glutathione is again a very good antioxidant, but depends on what's trending right now. I would say what suits you is what you should use. बहुत लोग हैं जिनको विटामिन सी इरिटेट कर जाता है, नहीं सूट करता, उन लोगों को ग्लूटाथायोन सूट कर जाता है. सो वाइसा वर्सा, किसी को ग्लूटाथायोन नहीं सूट, जैसे इफ यू टॉक अबाउट मी, मुझे नाइसिनामाइड नहीं सूट करता. सो अगेन द प्योरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑल्सो मैटर्स. सो जैसे मैंने नाइसिनामाइड की बात की, in my Korea trip, I met a manufacturer जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है niacinamide. He is an Indian manufacturer, but he is one of the biggest supplier in the Korea market. And I told him कि niacinamide doesn't suit me only. मुझे 2% niacinamide भी it makes me red, rashes हो जाते हैं. He said आप इंडिया ग्रेड यूज़ करते होगे ना, आप कोरिया ग्रेड यूज़ करके देखो. I said what do you mean by Korea grade? Niacinamide तो He said by Korea grade I mean the purity and the filtration it goes through is much higher of what we sell here. I said why don't you sell it this in India? He said we are ready to sell, but वहाँ पे price constraint है, लोगों को cheaper ingredient चाहिए. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यही है कि बहुत सारी कंपनीज चीपर इंग्रेडिएंट के साथ अपनी फॉर्मुलेशन बना रही हैं, बट जो ब्रांड्स महंगे इंग्रेडिएंट के साथ अपनी फॉर्मुलेशन बना रही हैं,
नाम तो उसका भी नाइसिनामाइड हुआ, नाम तो उसका भी नाइसिनामाइड हुआ, बताएं कैसे कि हम कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं? लोगों को थोड़ी समझ आएगा कि आप महंगा ग्रेड यूज कर रहे हो। सेम फॉर विटामिन सी, आपको 5,000 का भी मिलेगा, 5 लाख का भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट। कैसे कस्टमर को कन्वे करें दैट आई एम यूजिंग द एक्सपेंसिव वन, व्हाई माय ब्रांड इज एक्सपेंसिव, व्हाई माय प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि जो बाकी यूज कर रहे हैं हम भी वो कर लें, एंड इट्स वेरी वेरी टफ। सो पीछे किसी ने एक रील बनाई विद इंडल्जियो एसेंशियल्स कंपेयरिंग कि ये इतना महंगा सेरामाइड मॉइस्चराइजर है, मैं आपको सस्ता बताती हूँ। नाम क्या है? सेरामाइड। नाम क्या है? सेरामाइड। उन्होंने 300 रुपये का सेरामाइड मार्केट कर दिया काटते हुए कि ये तो 1700 का है, दिस इज टू एक्सपेंसिव, स्टार्ट यूजिंग दिस, इट्स ऑल्सो सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब मुझे बताओ उसके अंदर कितने टाइप ऑफ सेरामाइड है? किसी को पता है? कितना परसेंटेज ऑफ सेरामाइड है? किसी को पता है? क्या प्योरिटी ऑफ सेरामाइड है? किसी को पता है? क्या उसके कॉम्प्लीमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स कि सेरामाइड को काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, इनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, क्या उसमें वो है? किसी को पता? नहीं पता। इंडिया में बेसिक मॉइस्चराइजर जो सेरामाइड बेस्ड हैं, किसी में 0.03 0.04 से ऊपर का सेरामाइड लोड है ही नहीं। देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स, आई ओनली नो ऑफ वन एक्सेप्ट मी, जिसमें सेरामाइड लोड 1% है। देयर इज ओनली वन ब्रांड दैट आई नो ऑफ इन इंडिया जिसमें हाई सेरामाइड लोड है। सो द सेरामाइड लोड in a formulation is what matters, and why that price. Yeah, that's why India is not known for Korean skincare like Koreans are. I want to understand. Honestly, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मन में. So I want to start with जो आपने पीछे बात कही ना कि कोरिया का ग्रेड अलग है, राइट? आप कोरिया गए अभी रिसेंटली, वहाँ पे वो लोग की जो इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग है और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो कैसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की है तो एक बहुत छोटा देश, राइट? इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? बट क्या उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है? आई वोंट से कि वहाँ पे लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट नहीं यूज हो रहे, वहाँ पे भी हो रहे हैं लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट। वहाँ भी प्रॉब्लम सेम है कि हायर परसेंटेज एंड यू नो टेलिंग द कस्टमर के कौन सा बेटर ग्रेड है। बट मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में बेटर ग्रेड नहीं यूज़ होता, इंडिया में भी बेटर ग्रेड यूज़ होता है। बट प्रॉब्लम है कि हम फाउंडर्स को या मैन्युफैक्चरिंग जो बना रही हैं ब्रांड्स, उनको ये कस्टमर को कन्वे करना कि ये महंगा क्यों है इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस। आई एम नॉट द ओनली ब्रांड हु इज़ यूजिंग एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द मार्केट हु आर spending money on these very very expensive and I would say, you know, exotic ingredients. Yeah. And they're putting the right percentage. So कोरिया में भी सेम प्रॉब्लम है कि आपको कुछ प्रोडक्ट दिखेंगे जिसपे सिर्फ एक्टिव डला हुआ है, ओनली फॉर द नेम ऑफ पुटिंग एक्टिव, और उनकी मार्केटिंग चल रही है कि एक खरीदो 4 फ्री। दूसरी ब्रांड्स हैं जो एजुकेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, बट कस्टमर्स एजुकेशन को सुन रहे हैं इज द प्लस पॉइंट दे हैव। लाइक देयर इज अ ब्रांड, आपने सुना होगा, वीटी कॉस्मेटिक करके एक ब्रांड है, उनकी वजह से स्पेक्यूल्स पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गए। स्पेक्यूल्स है हाइड्रोलाइज स्पॉन्ज, और उसके अंदर वो जो स्पेक्यूल्स होते हैं वो एक एक्सफोलिएंट की तरह काम करते हैं, आपकी स्किन में छोटे 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 प्रिक्स करते हैं, जिसके साथ अगर आप कोई एक्टिव या कोई और इंग्रेडिएंट लगाते हो तो वो बेटर पेनिट्रेट करता है। बेसिकली दे वर्क एट डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो एक्सफोलिएंट्स। अलग अलग साइजेस के आते हैं, जो यू नो जो उसका नीडल का साइज आता है डिफरेंट लेंथ का आता है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि दे आर द फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च अ स्पेक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट। यूएस में बहुत ब्रांड्स के पास है, जापान में बहुत ब्रांड्स के पास है, कोरिया में बहुत ब्रांड्स के पास है। उन्होंने एजुकेट बेटर किया, समझाया बेटर अपने प्रोडक्ट को कि क्या है और कैसे काम करेगा, एंड लोगों ने वो एजुकेशन को सुना। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने एजुकेशन को सुना, पूरे वर्ल्ड ने उस एजुकेशन को सुना, एंड इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किन केयर ब्रांड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब उन्होंने जिस तरीके से जितनी जल्दी ग्रोथ करी है, इट्स इनसेन। सो मेरा टेक अवे ये है कि दो चीज़ें,
पहला है जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, फिर है उसकी डिलीवरी, उसका प्रोडक्ट का हाँ, डिलीवरी सिस्टम, delivery पूरा system, इकोसिस्टम ऑफ द पूरा प्रोडक्ट। इकोसिस्टम, और वो हर प्रोडक्ट का अलग होगा। यस, राइट। इंडिया में कितने ब्रांड्स हैं जो डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं? बहुत कम। अभी जो रिसेंट न्यू एज ब्रांड्स हैं उनमें से बहुत कम ब्रांड्स हैं जो कि डिलीवरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आई सी गुड रेप्यूटेड फंडेड ब्रांड्स जो कि मिमिक कर लेते हैं टेक्सचर्स ऑफ एक्सपेंसिव ब्रांड्स, पर उसके अंदर है कुछ ही नहीं, अंदर डाला कुछ ही नहीं है। लाइक दे लिटरली हॉलो ब्रांडिंग, हॉलो प्रोडक्ट, जस्ट द टेक्सचर, बिकॉज उसकी फील अच्छी है। एंड दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन इंडिया। एंड लोग बड़े इजीली बोल देते हैं, आई एम टेलिंग यू अ डूप ऑफ दिस प्रोडक्ट। डू यू इवन नो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डूप? डूप का मतलब होता है मिसलीडिंग, डिक्शनरी मीनिंग। बट हम बड़े प्राउडली वर्ड यूज करते हैं डूप के, इसका रेप्लिका या इसके जैसा काम करने वाला प्रोडक्ट। नो, इट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूमिलेटिंग वर्ड। यू कॉलिंग सम, by using the word dupe, you're calling it misleading, या फिर you know बस क्या बोले उसको, एक झूठ की तरह है वो। So that's not the right keyword to use. You can say inspired by or something. This Clinique Moisture Surge एक प्रोडक्ट है, इतना ब्यूटिफुल प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव है, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतना अच्छा डिलीवरी सिस्टम है, उसका टेक्सचर 2-3 ब्रांड्स ने रेप्लिकेट किया और हम क्लिनिक मॉइस्चर सर्च के डूप हैं बोल के उसको मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया। व्हेन यू कंपेयर द इंग्रेडिएंट्स, इट्स जस्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन फील दैट्स द सेम बिकॉज ऑफ द रिलॉजी मॉडिफायर्स एंड द emulsifiers they are using. But the basic ingredient that's supposed to give you that 72 hydration and repair and everything, वो सब तो कुछ है ही नहीं. That is missing. So there's lot of eye wash brands available in India. So जब तक आप लोग अपने ingredient नहीं समझोगे, जब तक जानोगे नहीं कि आप वो 4,000 रुपये अगर उस जार के लिए दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, या अगर मैं एक मॉइस्चराइजर 2,000 का बेच रही हूँ तो क्यों बेच रही हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सेलिंग product at a high markup. That's not what I want to do. Yeah. It's just I want to create beautiful product with right kind of ingredient. That's what I'm running after. So that's the difference. Let's stop running after eye wash. Tell me one more thing. अभी पिछले कुछ सालों में इंडिया में ना सर्जरीज बहुत नॉर्मल हो गई हैं, जैसे आपकी एक्ने है या स्किन रिलेटेड सर्जरीज की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर ठीक है, राइट, एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं. अब ये पहले तो आज से 10-15 साल पहले भी होता था बॉलीवुड में, या फिर एक्टर्स या जो इस लाइन में थे, इस फील्ड में थे, वो करते थे. अभी बड़ा कॉमन हो गया है, लोग इसके लिए एम एक गोल लिस्ट में आ गया कि मेरे को ये चीज़ें करवानी है. ऑन दी अदर हैंड वी सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपको आपके उसी प्रॉब्लम या इस इशू को बड़ा स्लोली हील करते हैं. एक हीलिंग साइड है, एक है फिक्स कि आपने उसको हटा ही दिया है. ठीक है, क्या आपको लगता है फ्यूचर में स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक अच्छा खासा मार्केट का रिप्लेसमेंट है स्किन बेस्ड, जो हमने एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात की, जो जितनी भी सर्जरीज है, हाउ डू यू थिंक एंड सी दिस? सी ये एक जर्नी है. सो अगर मुझे 1 या 2 पिंपल हैं तो मैं एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए तो नहीं चली जाऊंगी ना. आई विल ट्रीट इट विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स. अगर मेरे को बहुत ही एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, पिट्स हैं जो कि स्किन केयर से नहीं हील हो रहे, then I'll go under the needle, right? Going under the needle is not the first step of repairing your skin. और जब आप under the needle भी जा रहे हो, aesthetic procedures के लिए भी जा रहे हो, after care तो आपको फिर भी skin care की मिलेगी. So for example, if you're going for pigmentation, कि मेरे को pigmentation ठीक करानी है अपनी, आपको डॉक्टर्स pigmentation के लिए लेज़र या पीलिंग या whatever treatment they do, जो आप 20 दिन या 1 महीने का आपका गैप होगा, उसके बीच में डॉक्टर आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही देगा सो दैट आपकी स्किन रिपेयर रहे और जो रिजल्ट है वो जल्दी डिलीवर हुए. सो स्किन केयर कम हैंड इन हैंड विद एस्थेटिक प्रोसीजर्स. टेल मी द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल sourcing the high quality products, because you've shared about it couple of times and I know it कि ये जो sourcing होती है ना, इसमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं. It is not easy to get what you're
you know what you really aspire to do and what you're expecting? कुछ challenges है इसमें? Challenges, so आजकल there are a lot of companies जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रिंसिपल, जो मैन्युफैक्चरर मतलब वो जो मेन कंपनी है उनके प्रिंसिपल होते हैं, 3-4 कंपनीज का टाई अप करते हैं एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड you communicate with them, they tell you कि ये उनकी प्रोफाइल लाइन है and they, you know, these are the products that they do. Now it's up to you to go to different vendors, take their details of the principle, take details of the ingredients, study their जो उन्होंने इन विवो इन विट्रोस कराए में उनको पढ़ो, उनकी डिटेल्स जानो, उनकी यू नो प्राइस पॉइंट जानो, और उस प्राइस पॉइंट पे वो जो डिलीवरी सिस्टम है या जो भी वो डिलीवर कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट एंड विल इट work combined with your other ingredients that you're offering. So I would say there's lot of R&D. Finding a vendor and finding an ingredient is not a challenge. Finding how it will work and what will work for you. The formulation part. Formulation part. Yeah. आपकी R&D पे depend करता है eventually के, और you know like I said के vitamin C 5,000 का भी है और 5 लाख का भी है. Based on your goal. बीच में भी हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं. देयर आर लाइक 60,000-70,000 per kg also that work very well if formulated in a specific kind of formulations with complementing with, जैसे कई बारी you know vitamin C better काम करता है फेरुलिक एसिड के साथ, तो आपके कॉम्बिनेशन एंड यू नो हाउ यू वर्क विद द फॉर्मुलेशन उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपने यूज करना है, प्लस आपने कितने का बेचना है इज ऑल्सो डिपेंड्स कि आप फाइनली इंग्रेडिएंट सोर्स क्या करोगे. Yeah, so at the end it is all customized, it is all कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग क्या है, आप कितना बड़ा मार्केट अचीव करना चाह रहे हो या फिर आप कितना छोटा मार्केट अचीव करना चाह रहे हो, that too you want to serve the best. Yeah, so it is your target audience and your pocket size of your target audience also matters. ठीक है. Since you're a parent, you're a mom, I want to understand कि किस एज पे पर्टिकुलरली बच्चों को स्किन केयर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? By birth. अच्छा, how do you understand कि वो जो बच्चा छोटा है उसको कुछ एलर्जी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ कोई रिएक्ट कर सकता है? जब बच्चा पैदा होता है, when a baby is born, उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक जो धीरे धीरे उतरती है, वो क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसके बैरियर को प्रोटेक्ट करती है. अब छोटे से बच्चे की स्किन पे सबसे पहले आप बैरियर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट ही लगाते हो, क्योंकि जो इतने टाइम में वूम में प्रोटेक्टेड बच्चा रहा है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में आया है जहाँ पे कीड़े मकोड़े, डस्ट माइट्स, पोल्यूशन सब कुछ है. सो द ओनली थिंग दैट यू फोकस ऑन अ चाइल्ड स्किन केयर इज बैरियर, प्रोटेक्टिंग द बैरियर. अगर बैरियर डिस्ट्रप्ट होता है तो आप देखोगे कई बच्चों को एक्जिमा हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, फेस पे छोटे 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 दाने निकलने शुरू हो जाते हैं. सो ऑल दिस इज बिकॉज कई लोग बहुत ना मालिश कर करके फर्स्ट 40 days ऑयल मसाज बच्चों को नहीं करनी चाहिए. Okay. So when a baby is born with a coating of Vernix, वो एक creamy white substance होता है जो आपके बच्चे को antibacterial, environmental pollution जो भी potential virus बेसिकली स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बैरियर को प्रोटेक्ट करता है. आजकल डॉक्टर्स तो फर्स्ट 24 घंटे बच्चे को नहलाने से भी मना कर देते हैं कि वो अभी अभी इस दुनिया में आया और उसको वॉश ऑफ मत करो. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शेड होती है, उतनी देर में बॉडी अडेप्ट होनी शुरू हो जाती है आपके आसपास के एनवायरनमेंट से. सो इसलिए बच्चे को एट एन अर्ली एज, अगर आप जितने भी बच्चों के मॉइस्चराइजर्स देखोगे उसके अंदर ओट्स एंड सेरामाइड्स एडेड होते हैं सो दैट बैरियर प्रोटेक्टेड रहे. टेल मी दिस, अभी पीछे ना कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ना मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है और उसको ना लोग एक कोई मैजिकल पावर की तरह देखने लग जाते हैं और कई बार ना बहुत ही ब्लाइंडली लोग लेने लग जाते हैं और हो सकता है वो अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. तो एक पीछे मैंने देखा था स्नेल म्यूसिन करके एक प्रोडक्ट आया था जो लोगों ने अमेजोन पे, मतलब मैंने उसकी रेटिंग देखी थी, लाइक लाख लोगों ने तो रेटिंग दी है, तो आई कांट इवन इमेजिन कि कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा उस महीने में इन द लास्ट 1 month. तो व्हाट डू यू थिंक स्नेल म्यूसिन इज, और क्या उसकी रियल कैपेसिटी है, वो किसके लिए है किसके लिए नहीं है? स्नेल म्यूसिन एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है. स्नेल म्यूसिन आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. इट्स लाइक एन ह्यूमेक्टेंट.
it repairs your skin's barrier, जैसे hyaluronic acid है, बट उसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा है तो वो आपके टॉप ऑफ द लेयर को रिपेयर करता है, जिस सेम तरीके से जैसे hyaluronic acid काम करता है. सो द ओनली ड्रॉबैक ऑफ स्नेल म्यूसिन इज कि कुछ लोगों को, क्योंकि वो एक एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट है, कुछ लोगों को वो इरिटेट कर सकता है. नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी an irritating ingredient for some people. Some people can break out because of that product, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन है स्नेल म्यूसिन की उसके अंदर बहुत हाई परसेंटेज है. कई लोगों को इतने हाई ह्यूमेक्टेंट्स भी नहीं सूट करते, बट इट्स अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट and it has worked very well for a lot of people. It calms down skin rashes and repairing your skin's barrier. So like I said, हर प्रोडक्ट का एक ट्रेंड आता है. सो एक फेज आया था जब स्नेल म्यूसिन एट द पीक था, अभी PDRN है, एंड देन एक्सोसोम्स. नेक्स्ट क्या है? एक्सोसोम्स एंड NADs are two ingredients that you will hear for the longest time. So I want to understand कि अभी फ्यूचर का स्किन केयर का फ्यूचर क्या है? वेयर आर वी हेडिंग? आर वी हेडिंग एट समथिंग वेरी मिनिमल जहाँ पे हमारा 3 सिर्फ हो सकता है, 3 या 4 प्रोडक्ट हो? We are nowhere heading towards minimal. Okay. Yeah. So it's only going to be more and more products. No, so basically basic ingredients will stay, जो कि सालों से काम करते हैं. The basics of the ingredients will stay and they are not going anywhere. But more cell communicating ingredient are going to come in the picture, जो कि internally and आपकी cells में absorb होके काम करें. सिर्फ superficial और top layer पे काम करने वाले ingredient नहीं आएंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ जो टॉप लेयर पे काम करे, टॉप लेयर प्रोटेक्शन एंड रिपेयर दे, वर्किंग विद सेल रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट लाइक अ कॉकटेल कॉम्बिनेशन is going to trend more, work more, and science backed ingredients के साथ साथ natural ingredients भी उतने ही appreciate हो रहे हैं. So if you go see Korea market, red ginseng extract is doing number one right now. And then if you talk about rice, तो हर चीज में है उनके fermented rice. And then Sika, that's centella, वो as an anti-inflammatory ingredient हर चीज में है. Licorice हर चीज में they're adding. So natural extracts, ferments और all these ingredients जो कि nature derived है and they are not further processed in the lab are working very well in the industry, and the cocktail of both is going to go big. So the marriage of science x by nature, it's I don't want to say natural because everything is chemical, we are made of chemical, so सब कुछ chemical है. So नेचुरल मतलब जो कि फर्दर एक्सेसिव प्रोसेस इन द लैब नहीं हुआ हुआ. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेला एज इट इज भी यूज होगा, बट सेंटेला एक्सोसोम्स आर when centella is further processed and exosomes are extracted from it to work better and deeper. So combination of both is going to work. Since I asked you a question about parenting earlier, I want to know something related to future. आपको कैसा लगता है और आपके आसपास जो और भी मॉम्स हैं, एट व्हाट एज और कब किस समय पे वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रही हैं स्किन केयर से, और इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग? क्या अडॉप्शन बढ़ने वाला है? So if I talk about now, parents are very aware about taking care of the child's skin. So yes, they are introducing skincare at an early age. I come across lot of mothers जो कि अपने 1-2 साल के बच्चों के लिए हमको स्किन केयर कंसल्टेशन लेती हैं और पूछती हैं हम ये कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. Everyone is very curious about what age to use sunscreen at, and I would say 6 months plus. If you're taking your child out, you can start using mineral sunscreens, and that's how the trend is going to be. People are going to be very cautious because environmental disruptors बढ़ते जा रहे हैं, pollution बढ़ता जा रहा है, हमारे eating habits कोई सुधर नहीं रही हैं. Our consumption of oil, refrying and reusage of oil बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, which is the worst that you can do to your body. हमारे घरों में तो ये होता ही है, जो कि नहीं होना चाहिए. रीयूजिंग ऑफ ऑयल के एक बार उस ऑयल में खाना बन गया, फ्राई हो गया और उसको फिर रख दिया, ठंडा हुआ, फिर उसको यूज़ किया, वो सबसे ख़राब है. उसमें
जो एसिड्स डेवलप होते हैं वो आपका ओवरऑल हेल्थ खराब कर रहे हैं। एंड बट आप अपने घर में नहीं कर रहे हो, तो जो मार्केट में खाना खा रहे हो, जो आउटसाइड फूड है, उसमें तो ये हो ही रहा है। एंड ये कितना आप कंट्रोल कर रहे हो, यू नेवर नो, यू कांट control that. Just you can improve your habits definitely. So reusing of oil is something that I feel it's poisonous for our body. And that's so these are the habits जो कि सबको पता है कि ये गलत हैं, बट चल रही हैं। किस हद तक कंट्रोल होंगी? You can control it in your own house, but around you can't. And the skincare habits, if you're talking about, sunscreen is something that now everyone is learning कि इसका यूजेज उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि एक मॉइस्चराइज़र लगाना। एंड टीनेज स्किन केयर के लिए हमको बहुत क्वेरीज आती हैं आस्किंग के, क्योंकि टीनेज में क्या होता है, जैसे ही लड़कियां और लड़के जैसे ही ग्रो करते हैं, एक सडन चेंज ऑफ स्किन होता है, एकदम से स्किन ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सर में से एक पंजेंट स्मेल आने लगती है, आपके हेयर में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है, एकदम से डैंड्रफ, एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जैसे जैसे आपके हॉर्मोन्स ट्रिगर करते हैं, यू रीच हिट प्यूबर्टी। सो बच्चों की स्किन केयर स्टार्टिंग फ्रॉम 9 year old बहुत 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 कंसर्निंग। मदर्स लाइक मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम ने किसी से पूछा होगा जब मैं 9 साल की थी कि इसकी स्किन पे क्या लगाऊं, बट अब at this age mothers are concerned, and rather kids, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस करी हुई है, how you look and how your skin look, and people, पहले कोई किसी के फेस पे एक्ने होता था तो कोई इतना ध्यान भी नहीं देता था या बोलता था या कमेंट करता था। आज की डेट में ये जो प्योर कल्चर ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन एंड कमेंटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन बोथ वेज ऑन स्किन एंड बॉडी शुरू हो चुका है। That's also another reason for anxiety in kids. Yeah. Lastly, I just have two very important questions, and this is going to be my favorite one as well. You mentioned while we were discussing before the podcast recording about the community side of things. When you started as a community brand, right? Yeah. And I believe in community a lot. I highly believe in building a community that can help you achieve your goals faster and help you do more, basically, in short. So जब आपने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट की, यू स्टार्टेड एज अ कम्युनिटी लेड ब्रांड, उससे आपको क्या अलग तरीके से बेनिफिट्स मिले जो आपने देखा कि आसपास जो आपके फाउंडर्स थे जिनकी कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी है, तो क्या उनको प्रोबेबली थोड़ा स्लो ग्रोथ मिला? व्हाट वाज योर थॉट? सो कम्युनिटी मैंने सिर्फ अपने बायर्स की नहीं बनाई थी, कम्युनिटी मैंने अपने जो मेरा प्रोडक्ट मार्केट करें उसकी भी मैंने खुद बनाई थी। So by affiliates? No, I'll tell you what I mean by that. जब मैंने शुरू किया था तब रोज गोल्ड एज अ प्रोडक्ट मैंने देखा पिक हो रहा है मेकअप इंडस्ट्री में, पीपल आर यूजिंग इट while they are doing makeup. So I reached out to a lot of makeup artists back then. उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर एक कम्युनिटी होती थी, बट मेकअप आर्टिस्ट कभी भी इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी में नहीं थी, वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट एक कम्युनिटी थी। So I found that gap and I took advantage of it. I built relations and I started reaching out to a lot of makeup artists. मैं कभी किसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट किया ही नहीं था इन द बिगनिंग ऑफ माई करियर, एंड दैट टाइम दीज मेकअप आर्टिस्ट, ये जो पूरी कम्युनिटी है, दे वर सो ओपन टू ट्राइंग माई प्रोडक्ट्स एंड गिविंग फीडबैक विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मॉनेटरी कमर्शियल्स। वो बहुत खुश थे कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी ओपिनियन मैटर करता है, दे वॉन्ट टू बी उनको एक क्या कहते हैं अप्रिसिएशन फील हुई कि एक ब्रांड उनको आके पूछ रहा है कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट भेजती हूँ, क्या आप ये ट्राई करके फीडबैक दोगे, विल यू यूज इट ऑन योर कस्टमर्स? दैट गिव मी सो मच स्ट्रेंथ एंड आई वॉज एबल टू बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अराउंड मी कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट की टेबल पे इंडल्जियो का रोज गोल्ड ऑयल पड़ा था, एंड बिकॉज वो क्योंकि हर एक की टेबल पे पड़ा था, वो जो लोग उनकी स्टोरीज देखते थे वो उनसे इन्फ्लुएंस होके खरीदने शुरू हो गए थे। सो फ्रॉम दैट डे टिल नाउ इफ आई टॉक अबाउट रोज गोल्ड इज टॉप सेलर product in a natural category, and it's only because of the support I got from this industry.
So I think So आपको इस इंडस्ट्री को अपनी पावर Yeah. सो इस इंडस्ट्री को अपनी पावर इतनी पता नहीं थी, जो कि आई एम ग्लैड के द मैरिज बिटवीन दिस मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री एंड इंडल्जियो, वी ओपन दैट पोटेंशियल टुगेदर. टोटली सक्सेसफुल. Yeah. एंड आई थिंक उनको भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और आपको भी Yeah. एक बड़ा सपोर्ट मिला. सो विन विन ऑफ कोर्स. Hmm. माय लास्ट क्वेश्चन इज कि यू सेड योर एंटायर ब्रांड इज वेरी सस्टेनेबल एंड पीछे जब आपने नंबर्स भी बताए तो आपने अभी तक बर्निंग की ही नहीं थी अंटिल लास्ट ईयर, राइट? और आपकी पहली बार बर्निंग हुई है थोड़ी बहुत, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ऑनेस्टली. सो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और जो आपकी फाइनेंशियल अबिलिटीज़ हैं, क्या उससे आई एम श्योर उससे ही सारा गेम है, राइट? तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने अप्लाई की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, वो जो फाइनेंशियल लेसन्स हैं वो आपने कहाँ से सीखे हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपका ब्रांड बहुत ही सस्टेनेबल है? So frankly speaking, पहले 3 साल तो कोई financial learning नहीं थी. It was positive, money was flowing, and there was no deep discounting structure happening. It was a small team. जब तक 0 to 1 जा रहे थे, कितने जने थे? One was again the entire production team was there, but otherwise. In-house team when it comes to social media 2 या 3 जने थे हम. एंड उसी से ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा था पहले 3 साल. जब टीम बढ़ाई तब रियलाइज हुआ कि खर्चे क्या होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे लोग एम्प्लॉय करने होते हैं, किस किस कैटेगरी में यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल, व्हाट ऑल कैटेगरी, कौन कौन से फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं. R&D was always strong for me. मेरे इनिशियल day 1 से ही I was always in for R&D, like I was always strong with R&D. My mom was there. Plus मैंने third party 3 chemist hire किए हुए थे, जो कि हर बार मेरे साथ मेरी हर formulation में they are still there as big consultants despite we have more R&D team in house. So the concept of consultants has really worked well for me. Even when we were setting up our plant, we hired consultants which are temporary. They are doing a separate job, but they came on board to help us set up the entire process. So जब हम अपना unit set कर रहे थे, when we moved out from like a basic kitchen setup to setting up a plant, तो consultant setup ने मुझे initial में काफ़ी help किया है. So like I said, finances मैंने with time सीखा है. It's been a learning curve for me. आज भी आई एम नॉट अ नंबर पर्सन. मुझे लोग चाहिए होते हैं आसपास मेरे साथ बैठ के बताने के लिए कि क्या गलत कर रहे हैं, और वो कुछ गलतियों की वजह से वी हैव सीन दैट ब्लीड ऑल्सो. एंड लाइक आई सेड कि पैसा वहाँ खर्चो जहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो खर्चा किया हुआ अच्छा लगता है. वो इन्वेस्टमेंट यू फील प्राउड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. तो यू आर स्पेंडिंग इट टू ग्रो योर कोहर्ट. आप अपने कस्टमर बेस बढ़ा रहे हो, आप अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हो, अपनी रीच बढ़ा रहे हो. यू enjoy doing that burn. But if you are burning for no reason, like like I said, discount is the worst kind of burn you can do to your brand. Yeah. And अगर आप वो कर रहे हो तो एक आप कस्टमर को जो आदत डाल रहे हो कि हाँ सस्ता मिलेगा आपको, सो वो कस्टमर की हैबिट ही ऐसी हो जाएगी, आप कभी फुल प्राइस पे बेच ही नहीं पाओगे. सो those kind of mistakes when I did, I felt कि this is not the right kind of burn that I did. But yeah, overall smart moves for sure. Yeah. Before I end, I want to know this one thing from you. How your mother feels about your progress and growth today? When I talk about my mom, she always, Jai, she is the soul and the heart of Indulgio Essentials. But this brand I'm the sole proprietor of this brand, and I'm executing and running through her Bible and my knowledge and the people around me, my team. But she always look at me and she always say that I'm very proud of where you are today. So it's just the feeling of the light in her eyes and that glow on her face when she sees me, when I achieve something. So that's a win. That's a win. So with that win, I will end this episode. May you all win in your journey. And बहुत ही अच्छा रहा
I really enjoyed and learned a Same lot. here. Thank you so Yeah. much. Yeah. Thank you for joining us today, and thank you all Thank you for for watching. having me. Yeah. Awesome.